हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक ऐसा एटॉमिक मॉडल जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में क्या कर दिया बच्चों, क्रांति ला दिया। तो चलो चलो जो बच्चे सो रहे हैं जिन उठ जाओ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो बच्चे जग रहे हैं, सोने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा देर और रुक जाओ आप, उसके बाद आप सो जाना। तो चलो आपको जैसे भी हो, बस आपको आज पढ़ाई करनी है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा लेक्चर 7 है वो था ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Atomic model, and then after we are going to start बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बट हम लोगों ने वहाँ पे पॉज लिया और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। वो टॉपिक क्या था बच्चों? वो टॉपिक था लेक्चर 8 टू लेक्चर 13। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया जिसका यूटिलाइज करके बोहर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल को फॉर्मुलेट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड नाउ टुडे इज माय 14th लेक्चर। तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने कितने डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी किया है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। और इसके अलावा ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने कवर किया, तो इसके अंतर्गत वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे नॉलेज हैं जिससे आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में चले जाओ, आपको वहाँ से इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 14th लेक्चर है। क्लियर है? तो इसको मैं जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, तो इसको मैं 2 to 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं। अगर आपको जल्दी है तो नो इशू, बट मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो भी चीज़ें पढ़े या आप जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी टॉपिक का स्टडी करें, तो फिर आप ऐसे पढ़ो कि फिर कहीं भी उसके लिए दोबारा आपको जाना नहीं पड़े। क्लियर है? तो हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या था, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे बच्चों कि जो बोहर साहब ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया, पोस्टुलेट्स, तो उनका क्या था? पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। एंड देन थर्ड वन हम लोग देखेंगे बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत ही कैलकुलेशन ऑफ फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें हम ये देखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो बच्चों हमें याद होगा कि हम लोगों ने जब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल
जो आप जो लेक्चर 6 में आप जाकर हम देख सकते हैं। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इन लेक्चर 7। तो आपको याद होगा, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि भाई जो रदरफोर्ड साहब थे तो उनका क्या क्या ड्रॉबैक रहा, और उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बोहर साहब आए। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि रदरफोर्ड साहब ने एटॉमिक मॉडल कब दिया बच्चों? 1911 में। और इन्हीं का स्टूडेंट थे कौन? बोहर्स। इन्हीं के स्टूडेंट थे बोहर साहब। उन्होंने अपना जो एटॉमिक मॉडल कब दिया बच्चों? 1913 में। तो अब हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे जो टीचर हैं तो हम उनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है, क्लियर है। तो जहाँ पे वो फेल हो गए, अगर हमारे कोई टीचर्स हैं या हमारे कोई सीनियर्स हैं और वो किसी जगह पे वो फेल हो गया, चूँकि हम उनके जूनियर हैं, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं, तो जहाँ पे वो फेल कर गए तो हमारा वहाँ पे आगे की सोच, अगर मैं उसी लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो यही काम किन्होंने किया बच्चों? यही काम किया बोहर साहब ने, क्लियर है। तो इन्होंने, तो हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड्स दो, उनका जो मेन 2 ड्रॉबैक्स था वो क्या था? एक ड्रॉबैक्स था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसके अंतर्गत वो नहीं बता पाया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब हम मैक्सवेल साहब का जब थ्योरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब थ्योरी की बातें करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का घूमने का, वो अल्टीमेटली कहाँ पे? न्यूक्लियस में, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जिसको रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जो बच्चों जो सेकेंड पॉइंट था, जहाँ पे रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल का जो लिमिटेशन था वो था कि उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में वो कोई डिस्कस नहीं कर पाए कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम है तो वो ऐसा अगर किसी एटम से रिलेटेड है तो ऐसा होता है, तो क्यों होता है। तो ये सारे चीज़ें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत रदरफोर्ड साहब ने कोई भी डिस्कस नहीं कर पाया गया, और नहीं उसको एक्सपेरिमेंटली वो जो उन्होंने अपना जो पॉस्टुलेट दिया था उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। तो वहीं पे स्टार्ट होता है किनका? जो रदरफोर्ड साहब के जो स्टूडेंट थे, कौन? नील बोर, क्लियर है। तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था या फंडामेंटल डिफरेंस। बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पहला जो था वो अच्छा फंडामेंटल डिफरेंस कि जो रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि भाई एक एटम है, एटम का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और यहाँ पे यही बोहर साहब ने क्या बोला कि न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। बट जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। इसका मतलब ये था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने इसमें बोला कि भाई यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है और यहाँ भी घूम सकता है।
ये किन्होंने बोला था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत रदरफोर्ड साहब ने बोला था। बट जैसे ही बोहर से साहब आए, उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक परमिटेड ऑर्बिट में ही करेगा। मीन्स व्हाट वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है फिर यहाँ करेगा फिर यहाँ करेगा। अब यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि भाई ये कहीं भी करेगा, बस एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बट यहाँ पे बोहर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, बट वो कर रहा है परमिटेड ऑर्बिट में। अब यहाँ पे भाई परमिटेड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया बच्चों, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो बोहर साहब ने दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ये जो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों? हैविंग अ सर्टन डिस्क्रीट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं इस ऑर्बिट की बातें कर रहा हूँ तो इसका एक सर्टेन वैल्यू होगा और जो एक दूसरे से डिफरेंस होगा, मतलब इसका अलग होगा इसका अलग होगा, तो इसी का मतलब है। तो यहीं पे जो बोहर साहब ने दो कॉन्सेप्ट लाए। क्या लाया बच्चों? एक तो लाया उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एंगुलर मोमेंटम का। जहां पे रदरफोर्ड साहब ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, और इसी को लेकर, ये दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर रदरफोर्ड साहब का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम किया। किन्होंने बच्चों? उसको ओवरकम किया बोहर साहब ने। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो बोहर साहब थे, अपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत 1913 में उन्होंने अपना डिफरेंट पोस्टुलेट दिया, जिसके अंतर्गत हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज के टाइम में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो बोहर साहब का जो एटॉमिक मॉडल था उसका क्या पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट इन द सेंस कि भाई मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, हमारा ऑब्जर्वेशन और उस रिसर्च के बेसिस पे जो हमारा जो स्टडी रहा तो वो क्या था, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, और ऐसे बोलते हैं पोस्टुलेट। क्लियर है? तो चलो अब हम देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो डिफरेंट पोस्टुलेट हैं। क्लियर है? तो ये था फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलो अब हम पढ़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल का क्या बच्चों? पोस्टुलेट। और बच्चों यहाँ ना हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था बच्चों वो क्या था? फर्स्ट, भाई एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन सेंटर। भाई ये तो सही बात है, ये तो रदरफोर्ड साहब ने भी यही बात बोला था, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने ही न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। क्लियर है? तो ये तो उन्होंने बोल दिया एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर, बट फर्दर कि द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a fixed circular orbit
with fixed energy and fixed velocity without radiating energy। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एन एटम कंसिस्ट है, तो रदरफोर्ड साहब ने भी यही बहुत बड़ा, यहाँ तक तो उन्होंने बोला, लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने क्या नहीं बोला, यहाँ तक तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ, ये बात रदरफोर्ड साहब ने नहीं बोला। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, ये सब बातें जो थे रदरफोर्ड साहब ने कुछ भी नहीं बोला, जिसको आगे चलकर बोहर एटॉमिक मॉडल ने के अंतर्गत बोहर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसके अंतर्गत इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर है। और उस ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी होगा। क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगा। और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो जो क्लार्क मैक्सवेल साहब का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी था उसके अंतर्गत था कि जब व्हेन एवर ए चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेशन एट दैट टाइम दे इमिट रेडिएशन एंड दस दे लूज एनर्जी। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मैक्सवेल साहब को छोड़ो, यहाँ पे जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ वही थ्योरी सही है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो उसके कुछ सर्टेन कंडीशन है जो हम लोग लेटर ऑन विल स्टडी। क्लियर है। तो ये यहाँ पे इनका फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर सेकेंड। तो बच्चों ये जो सेकेंड पोस्टुलेट था उसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि भाई अगर एक एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मान के चलो इसे हम के मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम एल मान लेते हैं। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है तो उसका उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो डेफिनेट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। और इसी डिफरेंट जो स्टेशनरी स्टेट का जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल। तो ये ऑर्बिट को या तो आप सेल बोल लो या फिर आप इसे एनर्जी लेवल बोल लो। क्लियर है। बोथ आर सेम, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो स्टेशनरी स्टेट कब कहेंगे, स्टेशनरी स्टेट तब कहेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में, और वो जो पाथ है जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो जब फिक्स्ड है तो उसका जो एनर्जी होगा उस पर्टिकुलर जो फिक्स्ड ऑर्बिट का उसका एनर्जी डेफिनिट होगा। तो उसी को इन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने बोला कि स्टेशनरी स्टेट। और उसी जो एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेशनरी स्टेट को इन्होंने क्या बोला बच्चों, उस पर्टिकुलर या उससे रिलेटेड सेल को इन्होंने क्या बोला बच्चों, या ऑर्बिट को इन्होंने बोला एनर्जी लेवल। तो हम एनर्जी लेवल बोले या सेल बोले या ऑर्बिट बोले, तीनों सेम है। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। ईच ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर
ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट consist definite amount of energy, and when we go through from nucleus to far away that energy will be more। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूक्लियस, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे हम मान लो ये के है, एल है, एम है, तो इसका जो एनर्जी होगा और इसका जो एनर्जी होगा, तो भाई जो एल का एनर्जी होगा वो के से बड़ा होगा और जो एम का जो एनर्जी होगा बच्चों वो सबसे बड़ा होगा। तो मीन्स जैसे ही जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे और वो जो एनर्जी लेवल है या जो सर्कुलर, जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका एनर्जी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये उन्होंने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में दिया। किन्होंने? बोहर साहब ने। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड जो पोस्टुलेट उन्होंने दिया। जो पोस्टुलेट नंबर थर्ड, ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इनका एक पोस्टुलेट था कि द इलेक्ट्रॉन्स will revolve in those permitted orbits in which angular momentum of electron will be equal to nh by 2 pi. Here h is Planck constant and n is an integer और होल नंबर। तो इन्होंने अपना भाई थ्योरी डाल दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी परमिटेड ऑर्बिट में घूमेंगे, वो हर जगह नहीं घूमेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ये एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे है, इस तरह से ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट में अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो क्या होगा बच्चों? वो मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। और ये मल्टीपल किसका होगा बच्चों? इंटीजर का होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि या तो 1h बाई 2 पाई होगा, या 2h बाई 2 पाई होगा, या 3h बाई 2 पाई होगा, या 4h बाई 2 पाई होगा एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे 1.5h बाई 2 पाई होगा, ऐसा करके कुछ कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा कोई परमिटेड ऑर्बिट है ही नहीं जो फिक्स्ड ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जो एंगुलर मोमेंटम टर्म है, तो ये
चूँकि ये फिजिक्स का है तो फिर भी यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो जनरली क्या होता है, ऐसे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इलेक्ट्रॉन वी आर। क्लियर है, जहाँ पे एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है ना, तो ये हुआ। तो क्लियर है, तो यहाँ पे निकल कर आया बच्चों कि एम वी आर इजकल टू NH/2π। तो इसे आप याद रख लो या नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाद में जब हम कैलकुलेशन पार्ट में जाएंगे बच्चों तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज करके हम बहुत सारे डेरिवेशन देखने वाले हैं। क्लियर है ना। तो अभी आप यहाँ पे समझ लो कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू MVR एंड MVR इक्वल टू जो बोर्स साहब का जो थर्ड पॉस्टुलेट था उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि MVR इक्वल टू NH/2π। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप कर लो, बस अपने पास रखो, सारा चीज़ माइंड में याद नहीं होता है। मैंने आपको एक पढ़ने का बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, को लिखते बहुत कम हैं। क्लियर है, और वो सोचते हैं कि मेरा माइंड बहुत शार्प है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइंस्टीन और न्यूटन का भी बहुत माइंड शार्प था, बट वो भी इतना ज़्यादा लिखते थे क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आप जब आप लिख रहे हो और जब आप याद रख रहे हो तो आप एक साथ दो जगह उसको स्टोर कर रहे हो। क्लियर है। तो अगर आप जैसे लिख रहे हो, इसीलिए बच्चों लिखने का देखो, अगर आप कोई जैसे बोर्ड्स है अगर या कोई भी आप जब स्पेलिंग लिखते हो आपको लिखने का आदत, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर लिखकर पढ़ने की आदत है तो आप जैसे कोई गलत सेंटेंस लिखोगे या गलत स्पेलिंग लिखोगे तो आप देखते हो आपका हाथ वहाँ पे ऑटोमेटिकली रुक जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हो अगर आपने सिर्फ माइंड में रखा है दैट इज ओके, लेकिन आपने अगर लिख कर पढ़ाई किया है तो आपको दोनों जगह वो क्या हो रहा है बच्चों, वो मेमोराइज हो रहा है। आपके हाथ के साथ भी मेमोराइज हो रहा है, आपके माइंड के साथ तो हो ही रहा है, क्योंकि हाथ के साथ वो क्या हो रहा है बच्चों, वो हैबिट बन रहा है। क्लियर है ना। तो इसीलिए जो भी साइंस के बच्चे हैं, साइंस से माइंड में रख कर पढ़ोगे कभी नहीं होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाओगे साइंस का आप वहाँ पे फंस जाओगे। इसीलिए जितना ज़्यादा है, और कोई भी शॉर्टकट कब देखा जाता है, शॉर्टकट देखा जाता है एग्ज़ाम के टाइम में। शॉर्टकट जब आप बेसिक स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे शॉर्टकट की तरफ कभी मत जाओ, नहीं तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। शॉर्टकट वही कर पाता है जो बच्चा बहुत अच्छे से, उसके पास बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। वरना इंटरनेट पे तो अब आजकल जितने भी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे जितने भी है ना सारे लोग शॉर्टकट की बातें कर रहे हैं। बट बिलीव मी, आई एम सेइंग वेरी फ्रैंकली, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, हमारा भी तजुर्बा रहा है, तो आप ना शॉर्टकट पे कभी मत जाओ। हाँ चलो ठीक है, कोई चीज़ें हैं कि भाई बहुत याद नहीं हो रहा है, बट चलो अपने लैंग्वेज में कुछ का बनाए। लेकिन अगर हर जगह ही आप शॉर्टकट बनाओगे और आप कॉन्सेप्ट पे नहीं जाओगे, अब मान के चलो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम एक रेडियस कैलकुलेशन करने वहाँ पे शॉर्टकट, लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं है कि भाई ये डेरिवेशन इसका कैसे आया है, तो आपका तो बोर्ड एग्जाम लेवल पे या अदर जो छोटे एग्जाम वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन आप ब्लेम नहीं करोगे, जब नीट का एग्ज़ाम दोगे, IIT JEE का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे ना ऐसे जगहों पे आप फंस जाओगे। अगर आपका डेरिवेशन आप उसका जानते नहीं हो तो आई एम श्योर वहाँ पे आपको सक्सेस करना बहुत ही टफ होगा। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है तो आप मतलब जो भी है बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों। यहाँ पे इसको आप एक जगह इसको आप नोट डाउन कर लो, अपने जो भी नोटबुक है उसके कॉर्नर में कहीं लिख लो कि भाई एक फार्मूला यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 मिल गया। और ये सब सारे का हम लोग यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे अपने न्यूमेरिकल में, अपने कैलकुलेशन में। और जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो चुका है, हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों third postulate, and then fourth postulate was
पोस्टुलेट नंबर 4। अब यहाँ पे देखो उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या किया कि विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, क्लियर है। बट यहाँ पे उन्होंने एक और कंडीशन डाल दिया भाई। पहले उन्होंने बोला कि भाई एनर्जी रेडिएट नहीं होगा फर्स्ट पोस्टुलेट में, बट लेटर ऑन जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई एनर्जी रेडिएट होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, इन अंडर गिवन कंडीशन, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कि एन इलेक्ट्रॉन will emit or absorbed emit or absorb energy in the form of EMR, electromagnetic radiation, only during transition time। इट मीन्स कि भाई जब वो स्टेशनरी स्टेट में होगा तब उस टाइम एनर्जी इमिट नहीं करेगा। बट जब हम जब किसी एटम को जब हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो एक्साइटेड होता है। तो जो जैसे अगर मतलब वन एनर्जी लेवल से और जब दूसरे एनर्जी लेवल में तक पहुँचेगा, ठीक ना। जैसे एक एटम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे समझो एक एटम है और यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसके जो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। और जब हम इस एटम को जब गर्म करते हैं, जब हम इसको बाय मीन्स इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा बच्चों, इसको एनर्जी मिला तो ये एनर्जी कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये एनर्जी 1 से तो ये जब 1 से एनर्जी लेवल 1 से जब ये 2 तक जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एनर्जी, इस पीरियड ही ये एनर्जी ट्रांसमिट, वो ड्यूरिंग ये जो ट्रांसमिट पीरियड है, इसी पीरियड के ड्यूरिंग ये क्या करेगा बच्चों, एनर्जी रेडिएट करेगा, और बाकी ये कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और चूंकि जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो होता है अनस्टेबल। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन जो अपर लेवल में, अपर एनर्जी लेवल में पहुंचा है, वो तो चाहेगा कि भाई हम फिर से अपना स्टेबल स्टेट में जाए। तो उस टाइम वो क्या करेगा बच्चों, वो जब वापस अपने पाथ पे लौटेगा। तो क्लियर है। तो चलो ये हो गया इनका 4th पॉइंट। तो इन्होंने अपना 4th पोस्टुलेट में ये सारी चीज़ें दिया। और जो इनका जो बच्चों 5th पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट नंबर 5th, एंड इनका जो 5th पोस्टुलेट था, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट emit energy if there is no lower energy level, and thus electron does not collapse with nucleus, and thus atom is stable। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, और ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है। क्लियर है। तो उन्होंने जब अपना एंगुलर मोमेंटम का जब कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम mvr = NH/2 पाई। क्लियर है। तो ये जो n है
उन्होंने जो बोहर साहब ने था उसको स्टार्ट किया 1 से, मीन्स इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट, इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग सेल या ऑर्बिट। क्लियर है? तो मतलब उन्होंने स्टार्ट ही किया है नंबर ऑफ ऑर्बिट को 1 से, और 1 से नीचे 0 नहीं होगा। तो इन्होंने 0 तो बोला नहीं कि भाई 0 करके तो कोई ऑर्बिट होता नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कैन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट एनर्जी और लूज एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी इफ देयर इज नो लोअर एनर्जी लेवल। मीन्स अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे इन्होंने इसको क्या माना, इसको अगर 1 माना है तो अब भाई इससे नीचे तो कोई है ही नहीं। तो ये फिर अब यहाँ तो एनर्जी लूज करेगा ही नहीं कि यहाँ पे 0 लेवल पे। अगर न्यूक्लियस को मैं 0 लेवल पे मानता हूँ, इसको 1 लेवल पे मानता हूँ, तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बोल दिया कि भाई 1 से नीचे कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई लोअर एनर्जी लेवल नहीं है, इसलिए वो कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा, वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसलिए वो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो वहाँ पे जो क्लार्क मैक्सवेल साहब का जो कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसमें तो भाई जाने का कोई चांस बनता ही नहीं, क्योंकि 1 से नीचे कुछ है नहीं है। अगर न्यूक्लियस को मैं 0 मान लूँ फॉर एग्जांपल, बट इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी लेवल का, वो कहाँ से दिया, 1 से दिया। इसलिए उन्होंने अपने पोस्टुलेट में एक क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई अगर 1 से नीचे तो एनर्जी कुछ भी लूज करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे तो भाई चांस ही नहीं बनता कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के, तो इन्होंने इस तरह से ये अपना 5 जो पोस्टुलेट था उन्होंने दिया। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसके अंतर्गत हम लोग बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। अभी बोर से एटॉमिक मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ बोर से एटॉमिक मॉडल, जिसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, और बोहर साहब ने कैसे, जो रदरफोर्ड साहब ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए या उनका जो लिमिटेशन रहा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अंडर द बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2 के अंतर्गत। तो चलो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो, और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अनदर टॉपिक इन सेम चैप्टर। ओके, तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा करो, जी जान से मेहनत करो।